अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी सी केमिस्ट्री टीचर हफ्सा राना और ये है आपका फेवरेट केमिस्ट्री चैनल आसान केमिस्ट्री। इससे होगी केमिस्ट्री आसान, देखते हैं कैसे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंबसन एनालिसिस। नोट्स बनाने हैं बेटा, नोट्स बनाएंगे तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो पढ़ते हैं आज का टॉपिक कंबसन एनालिसिस। Ready? Combustion analysis. Combustion analysis को एक लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमने पढ़ना है। ये हेडिंग क्या है? हेडिंग से, नाम से जाहिर है कि ये कोई एनालिसिस है जिसमें कंबस्शन होगी। कंबस्शन क्या होती है? आइए देखते हैं कंबस्शन क्या होती है। कंबस्शन होती है, कंबस्शन क्या होती है? कंबस्शन क्या होती है? आवाज आ रही है बच्चों की? बर्निंग। बर्निंग बेटा, अगर ये बर्निंग ही होती है तो बर्निंग एनालिसिस कह देते, कंबस्शन एनालिसिस क्यों कहा? कोई तो वजह है, चले देखते हैं। कंबस्शन भी बर्निंग होती है। ये ऐसी बर्निंग होती है जो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन हो, जो एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग हो, उसे कंबस्शन कहते हैं। और कंबस्शन जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसकी हमेशा 3 प्रोडक्ट्स बनती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वाटर कभी नहीं भी बनता, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सो हीट रिलीज होती है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और हीट रिलीज होती है। हम यहाँ जो एनालिसिस पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जब यहाँ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। कार्बन से हम फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन, वाटर से फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, और इन दोनों से फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो एक्चुअली ये एनालिसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम रिलेटिव अमाउंट्स फाइंड करना चाहते हैं एलिमेंट्स की, रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कैसे? बाय बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन। इसे कहते हैं कंबस्शन एनालिसिस। तो जो अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनी? ये एक एनालिसिस है, द एनालिसिस है ये एनालिसिस। ये कहां यूज होता है? यूज्ड टू डिटरमिन, ये डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। क्या डिटरमिन करने के लिए? मैंने कहा रिलेटिव अमाउंट्स को डिटरमिन करने के लिए यूज होता है। डिटरमिन द रिलेटिव अमाउंट्स, रिलेटिव अमाउंट्स किसकी? ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की रिलेटिव अमाउंट्स को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे फाइंड करते हैं? कैसे फाइंड करते हैं? बाय बर्निंग, by burning a known amount of organic compound, known amount of organic compound। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करके, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड containing कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कंडीशन क्या रखी थी? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में हम इसको बर्न करेंगे। ये है कंबसन एनालिसिस का प्रिंसिपल कह सकते हैं आप, इसे डेफिनेशन कह सकते हैं। इससे हमें सारी समझ आ गई है कि हमने इसमें करना क्या है। हमने बर्न करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, और इसी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हमने रिलेटिव अमाउंट्स को कैलकुलेट कर लेना है। ये है बेटा कंबसन एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल। करते कैसे हैं और इसमें बनता क्या है, एक और पॉइंट लिख लेते हैं। वो पॉइंट ये है कि इसमें सोल प्रोडक्ट कहते हैं मेन प्रोडक्ट को। मेन प्रोडक्ट मैंने बता दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द सोल प्रोडक्ट्स। ये क्या है, सोल प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा भी अगर कोई चीज बन जाती है तो वो हमारा कंसर्न नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है इसको करते कैसे हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, एक कंबसन ट्यूब लेंगे, ये मैंने ले ली है कंबसन ट्यूब। इस कंबसन ट्यूब में हम नॉन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रखेंगे, जिसे हम सैंपल कह लेते हैं, ये रखेंगे, ठीक है। इस कंबसन ट्यूब को हम फिट कर देंगे फर्नेस के अंदर। ये क्या है फिर, ये हुई फर्नेस। किसे कहते हैं, भट्टी को। एक ऐसी चीज जिसमें हाई टेम्परेचर पर चीजों को जलाया जाता है। ईंटों के भट्टे आपने देखे होंगे, एक्चुअली वो फर्नेस होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फर्नेस भी होती हैं जो लैब्स वगैरह में यूज की जाती हैं। हाई टेम्परेचर पर चीजों को बर्न किया जाता है, तो ये है फर्नेस। कंबसन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को रख के फर्नेस में प्लेस कर दिया। अब जलता कैसे है, जलेगा तब जब एक्सेस ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे, एक्सेस ऑक्सीजन। एक और चीज याद रखिएगा, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी नॉन अमाउंट होती है। नॉन अमाउंट मींस हम इसको पहले वेट करेंगे और फिर रखेंगे। वेट करके रखना है इसका बेटा, हमें वेट एंड पर चाहिए होगा, इसको हमने वेट करके रखना है। चलें जी आगे चलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होना शुरू हो गया, कुछ गैसेस बनेंगी। कौन कौन सी गैसेस बनेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के वेपर्स बनेंगे। ये बेटा यहां से मूव कर जाएंगे। दो चीजें हैं याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां पर अगले पोर्शन में हमने एक चैम्बर लगाई हुई है। चैम्बर, इस चैम्बर में क्या करते हैं देख लेते हैं। इस चैम्बर में क्या करते हैं, इस चैम्बर में कोई चीज यहां पर प्लेस की हुई है। कौन सी चीज है ये, कौन सी चीज है ये है मैग्नीशियम परक्लोरेट MgClO4 ट्वाइस। बेटा ये यहां से आने वाली दो चीजें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में से वाटर के वेपर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ये वाटर एब्जॉर्बर का काम करता है, तो हम इस चैम्बर को नाम दे देते हैं वाटर एब्जॉर्बर। और इसमें वाटर एब्जॉर्बर का काम कौन कर रहा है, मैग्नीशियम परक्लोरेट। ओके, यहां पर मैग्नीशियम परक्लोरेट यहां पर सारा
एब्जॉर्ब हो गया, मैग्नीशियम परक्लोरेट में वाटर सारा एब्जॉर्ब हो गया। अब बची कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसको पास होने देगा। जब इसको ये पास होने देगा तो हम आगे एक और चैम्बर फिट कर देते हैं, एक और चैम्बर जिसमें हमने एक सॉल्यूशन डाला हुआ है, एक सॉल्यूशन डाला हुआ है। उस सॉल्यूशन का क्या नाम है? वो है 50% KOH। ये सॉल्यूशन है। इसकी क्या एबिलिटी है? इसकी एबिलिटी ये है कि ये पीछे से आने वाली सारी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसे नाम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। कोई और अगर इंप्यूरिटीज गैसेस हैं तो वो यहां से पास आउट हो जाएंगी अदर सब्सटेंसेस, जो हमें चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ क्या चाहिए? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो यहां पर हमें मिल गई। तो इसका प्रोसीजर क्या हुआ? प्रोसीजर हुआ कि अ नोन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन कंबशन ट्यूब विच इज फिटेड इन फर्नेस। इट इज अलाउड टू बर्न। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना है कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज फॉर्म्ड। कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो आगे हमने दो चीजें लगाई हुई हैं जो आपके सामने मैंने लिख भी दिया है, आप हेडिंग भी दे सकते हैं। वाटर एब्जॉर्बर। वाटर एब्जॉर्बर का काम कौन कर रहा है? आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर का काम कौन करेगा? पता है आपको। अब क्वेश्चन अराइज होता है, यहां पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, हो गया ना? हो गया ना? पता चल गया था मुझे, हो गया है क्वेश्चन अराइज। क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम 50% KOH क्यों लेते हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर बेटा हमने 100% KOH ले लिया, वो वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और भी गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हमने 50% KOH लिया। एक और क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अराइज होता है कि क्या हम इनकी जगह बदल सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर को पहले और वाटर एब्जॉर्बर को बाद में लगा सकते हैं? नो। क्यों? क्योंकि MgClO4 वाटर को एब्जॉर्ब करता है और ये है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज सिर्फ एब्जॉर्ब करता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। लेकिन बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जब KOH में एब्जॉर्ब होती है तो एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है? फिजिकल एब्जॉर्बेंस, और ये है केमिकल चेंज। इसको भी कह लेते हैं फिजिकल चेंज। कैसे? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड KOH के साथ मिलकर K2CO3 बना लेती है और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है, ठीक है। वाटर साथ में रिलीज हो गया, पोटाशियम कार्बोनेट बन जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम इस पोटाशियम कार्बोनेट को हीट करें तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, इवॉल्व हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। पॉइंट पर वापस आते हैं। मैंने कहा कि क्या हम इनकी जगह को इंटरचेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर पहले लगा दिया तो KOH के अंदर एबिलिटी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा। हमें इनकी अलग अलग अमाउंट चाहिए, अलग अलग अमाउंट मिलेगी नहीं। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों एक में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम ऐसा नहीं करेंगे, आप भी ऐसा नहीं करेंगे। ओके, अगला
अगला पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि हम इनसे इनकी रिलेटिव अमाउंट्स फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी डिटरमिन्ड बाय द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर देखें बेटा, इधर MgClO4 ट्वाइस जब हमने प्लेस किया तो हमने इसका ना वेट कर लिया था, चालाक निकले हम, इसका वेट कर लिया था, ये था 10 ग्राम। जब इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो इसका हमने देखा एंड पर ये बन गया 16 ग्राम। ये 6 ग्राम किसकी वजह से आया? वाटर की वजह से। तो मैस ऑफ वाटर कितना हो गया? 6 ग्राम्स। इसी तरह हम KOH की भी पहले अमाउंट कैलकुलेट करके फिर इसको प्लेस करेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा वहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड का मैस फाइंड कर लेंगे। नोट कर लें बेटा, इतना समझ आ गई होगी, नोट कर लें, फिर आगे कैलकुलेशंस की तरफ चलते हैं। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, पढ़ें, अगला पॉइंट है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस कैसे करेंगे और किसकी कैलकुलेशंस करनी है? मार्क्स की कैलकुलेशंस करनी है? नो, अभी पढ़ाई करनी है, अभी मार्क्स पर कंसंट्रेट नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई पर कंसंट्रेट। हमने यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड करनी। कैसे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमने यहां पर लिखा मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बता दिया मैंने आपको। मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा? डिफरेंस करके। मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद करें मैंने कहा था जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखना है तो पहले उसे वेट कर ले। कर लिया था ना? कर लिया था, बस वही मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आगे क्या करेंगे बेटा? हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज आ जाएगी। नहीं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज निकलेगी, हमने तो कार्बन की फाइंड करनी है। तो कार्बन की कैसे करेंगे? कार्बन का मैस लिखेंगे, एटॉमिक मैस, जो कि 12 होता है, और 44 लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। बेटा ये जो 12 है ये है एटॉमिक मैस ऑफ कार्बन, और 44 क्या है? ये है मोलर मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिली? कार्बन। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन हमारे पास आ जाएगी जी। अगला फॉर्मूला लगाते हैं और वो है बहुत ही अच्छा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको कोई मुश्किल नहीं होगी क्योंकि ऊपर से देखें मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से आई थी, तो हाइड्रोजन किससे आएगा? मैस ऑफ वाटर। सही आंसर किया। और वाटर किस में था? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस लिख लिया, पता है? ओके, अब आगे क्या किया? आगे हमने क्या वाटर की परसेंटेज नहीं फाइंड कर रहे, हाइड्रोजन की कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मैस कितना होता है? 1.008। यही? नो बेटा, कितने हाइड्रोजन है वाटर में? 2। एक 1.008 तो 2 हाइड्रोजन 2.016। एक हाइड्रोजन मैं लिख देती हूं, एक हाइड्रोजन 1.008, तो 2 हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2.016। नीचे आ जाएगा मैस ऑफ वाटर, मोलर मैस ऑफ वाटर
और वो कितना होता है 18। ये तो मेरे प्यारे से बच्चों को याद था, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा हमने निकाली है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकलेगी बेटा, कैसे निकलेगी? प्रॉब्लम दो चीजें मिली थी प्रोडक्ट के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बेटा ऑक्सीजन तो इन दोनों का पार्ट है, तो दोनों में से निकाल लेते हैं। अलग से फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों का ही फॉर्मूला लगा के उसमें लगा देते हैं। उफ़्ला, इतने बड़े बड़े फॉर्मूले एक जगह पे कैसे इकट्ठे करेंगे, शीट ही खत्म हो जाएगी। देखें क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक नई बात सुनने जा रहे हैं, कान खोल लें, मेथड ऑफ डिफरेंस से फाइंड कर लेते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस वो क्या है? वो है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कि ऊपर आप फाइंड कर चुके हैं, प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो कि ऊपर आप फाइंड कर चुके हैं। ये मैंने कैसे किया, मैं आपको समझाती हूं। बेटा मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल, ये टोटल है, मैंने इसको कंसीडर किया 100, क्योंकि मैं क्या पढ़ रही हूं, परसेंट। आपको पता है सेंट का मतलब क्या होता है, 100%। टोटल है ये 100। मैंने इसके 3 पार्ट्स बना लिए। इसके 2 पार्ट्स हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा पार्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। यही 3 एलिमेंट्स थे ना बेटा। अगर आपको कार्बन पता है, हाइड्रोजन पता है, तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर दें, ऑक्सीजन आ जाएगी। इसे कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। ये बात क्लियर हुई? अब आपसे लास्ट पर एक तो फॉर्मूलास हैं, एक दो फॉर्मूला चले नहीं करते हम करते हैं एमसीक्यूज। वाटर एब्जॉर्बर के तौर पर कौन यूज होता है? आंसर करना है कमेंट। अगला एमसीक्यू है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर के तौर पर कौन यूज होता है? सारा कुछ पता है। अब जो पूछूंगी वो बताएंगे तो बात बनेगी। एमसीक्यू है कंबसन एनालिसिस is used to determine क्या? ए ऑप्शन परसेंटेज कंपोजिशन। बच्चे कह रहे हैं यही जवाब है। बेटा जी पूरे ऑप्शंस तो सुन लिया करें। अगला है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अगला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगला है डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, या एक और ऑप्शन बोथ ए एंड बी। इसका आपने आंसर करना है, ठीक है? तो यहां पर बेटा हमारा कंबसन एनालिसिस का एक प्यारा सा टॉपिक खत्म हुआ, प्यारी सी केमिस्ट्री टीचर के साथ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।